नाज़रीन, क्या इमरान खान फौरी इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हट गए? क्या उन्होंने एक और यू टर्न ले लिया है? जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो उन्होंने कहा यह अमरीकी साजिश है। साथ यह भी कहा कि लोकल हैंडलर्स ने साजिश में अमरीका का साथ दिया। इस बुनियाद पर उन्होंने वक्त से पहले इंतखाबात का मुतालबा किया। फिर कहा कि जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता मौजूदा आर्मी चीफ ही ओहदे पर रहे। इलेक्शन कराने के लिए इमरान खान ने 25 मई को मार्च भी किया जो नाकाम हुआ। फिर कहा कि इलेक्शन की तारीख दें वरना दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करूंगा और पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। फिर 28 अक्टूबर को उन्होंने लाहौर से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। यह कहा गया कि मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस दौरान यह खबरें भी आई कि 4 मार्च को नहीं 12 नवंबर को पहुंचेगा। वक्त से पहले इंतखाबात की तारीख इमरान खान का वाहिद मुतालबा था, लेकिन आज इमरान खान ने कहा है कि यह तहरीक 10 माह तक चलती रहेगी। फहमी ना समझे कि वहां इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इंतखाबात के लिए तहरीक 10 माह चलानी है तो 10 माह में तो वैसे ही मामूल के मुताबिक इलेक्शन का वक्त आ जाएगा। इमरान खान ये तहरीक चला के क्या एक तरह से इलेक्शन कैंपेन करना चाहते हैं? वो क्या ये बताना चाहते हैं कि ये इस तहरीक का जो मकसद था, असल मकसद था, वो था अर्ली इलेक्शन? क्या वो मकसद अब वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं? क्या इसको इमरान खान का यू टर्न कहा जाएगा या स्ट्रैटेजी में तब्दीली कही जाएगी? इमरान खान जिन क्वार्टर्स को अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे थे, क्या उन तक वो पैगाम नहीं पहुंचा? क्या इमरान खान की बात नहीं मानी गई है? इमरान खान ने अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीली क्यों की है? क्या 10 महीने तक इमरान खान धरना देके इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे? और अगर ऐसा होता है और फर्ज कीजिए ये तहरीक अगर सड़कों पर ही रहती है तो फिर क्या कहीं लोग एग्जॉस्ट नहीं हो जाएंगे? इमरान खान साहब क्या बार्गेन करना चाह रहे थे जो उनको नहीं मिल रहा है? आपको याद होगा नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में नवाज शरीफ ने किसी भी तरह की फेस सेविंग देने से इनकार किया था और बाकायदा वजीर आजम शहबाज शरीफ को हिदायत दी थी कि इमरान खान को किसी किस्म का सेफ एग्जिट या सेफ फेस सेविंग जो है वो नहीं दी जाएगी, किसी किस्म के मुज़ाकरात भी नहीं किए जाएंगे। तो इमरान खान जो मुज़ाकरात जो मुतालबा कर रहे थे, अगर वो नहीं माना जाता तो फिर इमरान खान के पास ऑप्शन क्या है? क्या इमरान खान इसी तरह से मुसलसल इदारों को तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे? क्या वो इसी तरह से जो है वो एक ऐसा बयानिया आवाम तक पहुंचाते रहेंगे जिसमें साजिश भी है, जिसमें हैंडलर्स का जिक्र भी है, जिसमें सहूलतकारों का जिक्र भी है? और इस पूरे बयानी में वो किस किस को रगड़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से इस वक्फे के। वक्फे के बाद हाजिर है, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। चीमा साहब शुक्रिया। चीमा साहब, ये अचानक स्ट्रैटेजी तब्दील हुई है, यू टर्न लिया गया है, क्या कहा जाएगा इसको? ये तहरीक तो चले आपकी चलती रहेगी, लेकिन उसका जो मकसद है वो तो ये है कि फौरी इलेक्शन। तो अगर तो 10 माह तक तहरीक चलानी है सर, तो फिर 10 माह बाद तो वैसे ही इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे, वो तो आ जाएंगे। देखें, इसमें जब से लाहौर से निकला है लॉन्ग मार्च, उसका प्रेशर जो है आप समझ लें कि इस्लामाबाद में बैठने से भी ज्यादा है। लाहौर में जो लोग निकले हैं उस दिन कम से कम यहाँ से लेके दाता दरबार या आज़ादी चौक तक कम से कम 10 लाख लोग थे। अच्छा। अगर लिबर्टी से शुरू करें तो लिबर्टी में कम से कम कोई 60-70 हज़ार लोगों से शुरू हुआ था ये। और फिर ज़मीन का, ये सड़क का 1 इंच ऐसा नहीं था कि जहाँ पे कैंप नहीं लगे हुए थे। 5-5 फुट के फासले पे कैंप थे और आज़ादी मार्च तक। फिर आगे अगले दिन शादरा शुरू हुआ। फिर आप कल जो देखा है, कल मतलब ये काउंटिंग करके मैं बात कर रहा हूँ, मैं हेड काउंट की बात कर रहा हूँ, 3 लाख से ज्यादा लोग गुजरांवाला में थे। और गुजरांवाला में जो टोटल आप कह लें जिन पॉइंट्स पे गए हैं वो 4 थे, 4 पॉइंट्स। और जो मेन जलसा शेरावाला बाग के पास था वो 3 लाख लोग थे। उससे पहले अगर देखे कामों की अलहदा था, या आप पहले कोट मोड़ इमनाबाद, चंदा केला और फिर आगे यू कैन से फिर आगे ख्याली बाईपास। सो एक एक शहर में मतलब गुजरांवाला में भी अगर देखें जो लोग शहर के अंदर शामिल हुए हैं 7-8 लोग शामिल हुए हैं। सो बेसिकली आप कह लें कि जो इतना बड़ा नंबर है जो स्वेल हो रहा है नंबर,
ये इसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से अब कह सकता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से, पहले हम कहते थे 3, 3.5 लाख 4 लाख लोग, अब मैं कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि +1 मिलियन लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और जो पहुंचेंगे वो एक दिन के लिए नहीं पहुंचेंगे, वो कम से कम भी जो लोग जाएंगे वो 3 दिन से लेके 15 दिन तक उनका होगा। और कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि लोग जो आए उनकी जगह एक्सचेंज ना हो, उनकी जगह पे लोग नए ना आ रहे हों। सो हर वक्त लोग और जब 10 लाख 12 लाख 15 लाख लोग इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं तो सारे लोगों का विदिन 48 आवर इस्लामाबाद के सारे सुराह जहां बैठे हुए राणा सनाउल्लाह जैसे बंदे, सारे सुराह बंद हो जाते हैं 48 घंटे में। सो बेसिकली आप कह ले पर्पस उसका सर्व हो रहा है, पर्पस सर्व हो रहा है कि कांपे टांग रही हैं, ये टांगे कांप रही हैं, बिलावल की अलहदा और मरियम साहबा की अलहदा। तो आप कह लें कि पर्पस उसका सर्व हो रहा है। और दूसरा ये कि जो एक शऊर आ रहा है, जिस तरह यू कैन से कि आपका चीमा साहब देखिए पर्पस मुझे जरा समझाइएगा। पर्पस तो आपका है इलेक्शन, तो आप बकौल आपके के लाखों लोग हैं, बकौल हुकूमत के जनाब चंद हजार लोग हैं, लेकिन चले हम किसी की नहीं सुनते, आपने कह दिया लाखों तो मान लिया लाखों, ठीक है। तो जो लाखों लोग आप लेकर गए हैं तो फिर तो हुकूमत को तो अपने घुटनों पे होना चाहिए था, इलेक्शन की तारीख अब तक अनाउंस हो जानी चाहिए थी, तो पर्पस कैसे सर्व हो रहा है सर आपका? देखें, पहली बात है कि हुकूमत घुटनों पे आ चुकी है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। जिस जिसको शौक था, जिस जिसको ताकत का शौक था, वो सारे घुटनों पे आ चुके हैं। कोई किसी के अंदर कुछ नहीं रहा इस वक्त। तो जस्ट आप कह ले कि जैसे होता है ना एक मुर्दे को क्या नाम है उसकी मूंछें अकड़ा के बैठा देते हैं, अच्छा, उसी तरह। उसकी क्या निशानी है सर? कोई निशानी बताए कि भाई इस तरह से देखो जी घुटनों पे आ गए, कोई निशानी बताएं सर एक। मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि किसी के पल्ले कुछ नहीं रहा। सारे फैसले इमरान खान के पास चले गए हैं, इनिशिएटिव सारा इमरान खान के पास चला गया है। वो जो लंदन में बैठे थे, जो आप पहले बड़ी दीवारों के पीछे बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, सबकी बस हो गई है। सारे फैसले इमरान खान के पास आ गए हैं। अब तो दिखावे हैं, अब तो चेहरे हैं, अब तो आप कह ले फोटोज हैं। ये फोटो वाली है। मुझे जरा रहनुमाई कर देना कैसे, मतलब हुकूमत ने ऐसा क्या किया है कि जिससे नजर आ रहा है कि जनाब देखेंगे तो घुटनों पे आ चुके हुए हैं, तो ऐसा क्या हुआ है? हुकूमत कारी कुछ नहीं सकती ना, यही तो बात है। जो घुटनों पे आ चुका है इसका मतलब यह है कि हुकूमत अब कुछ भी नहीं कर सकती। हुकूमत के पास करने को रहा ही कुछ नहीं, हुकूमत से सारे इनिशिएटिव चले गए। क्या नहीं कर सकती? क्या हुकूमत नहीं चला सकती, माशी फैसले नहीं ले सकती, पुलिस क्या नहीं कर सकती? ये भी बता दें कि क्या नहीं कर सकती हुकूमत। कहता हूँ हमें रोक नहीं सकती, मुआशी फैसले नहीं ले सकती, खारजा पॉलिसी के फैसले नहीं ले सकती, अहम अपॉइंटमेंट करने की पोजीशन में नहीं रही हुकूमत। हुकूमत अहम अपॉइंटमेंट करने की पोजीशन में नहीं रही, हुकूमत हमें रोकने की पोजीशन में नहीं रही। हुकूमत को जो लोग लाए थे उनको डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं रही, जो हैंडलर हुकूमत को लाए थे उनको डिफेंड करने की पोजीशन में भी हुकूमत नहीं रही। हुकूमत का ये हाल हो गया। चले फिर आप 10 माह तक क्यों चला रहे हैं तहरीक को? ये इलेक्शन फिर तो कल परसों होने चाहिए ना इलेक्शन, तो 10 माह तक आप क्या सड़कों पे क्या करते रहेंगे आप? खुदा की कसम बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। हम तो हुकूमत में ना होते हुए हुकूमत में आ गए हैं। हम हुकूमत में ना होते हुए हुकूमत में आ गए हैं। अच्छा? सारा कुछ हमारे हाथ में आ गया। यकीन देखें, अरे इसमें यकीन जाने कि देखें, जमहूरियत में वोट होता है, जमहूरियत में आपका मैंडेट होता है, जमहूरियत में आपका नैरेटिव होता है। नैरेटिव, मैंडेट, वोट, अवाम, सारा कुछ हमारे पास आ गया है। बाकी लोग इररेलेवेंट हो गए हैं। आज हुकूमत की खास ये थी कि पीटीआई और हैंडलर ये आपस में या न्यूट्रल आपस में लड़ पड़े तो हम बिल्कुल पीछे से बैठ के बेनिफिशियरी होंगे। आज पीटीआई की कैपेसिटी बढ़ गई है। आज पीटीआई की जो प्रोटेस्ट करने की कैपेसिटी कई गुना बढ़ गई है पिछले 6 महीने में। अब उनको रोकना मुमकिन नहीं रहा, किसी के लिए उनको रोकना मुमकिन नहीं है। अब सेंस प्रिवेल करेगी। आवाम को सड़कों पे लाके दिहाड़ीदार मजदूर की दिहाड़ी खत्म करवा के, रोड ब्लॉक करवा के मकसद आपका पूरा हो गया बकौल आपके। अब आप अगर मजा लेने के लिए पीटीआई इतना कुछ कर रही है सर, तो फिर ये तो ज्यादती नहीं है कि आप सिर्फ एंजॉय करने के लिए और इसका स्वाद लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिन पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती और सारे फैसले वो करते हैं। कोई मुल्क दुनिया का इस तरह नहीं चलता। जो मुल्क इस तरह चलते हैं वो सारे, बर्मा है, वो नॉर्थ कोरिया है, वो सारे गरीब हैं, सारे बैकवर्ड हैं, सारे दुनिया से आइसोलेटेड हैं, सारे आप कह लें कि फारग है दुनिया से, दुनिया की बरादरी में वो गिने नहीं जाते ऐसे मुल्क। हम भी उन्हीं मुल्कों में से हैं कि जहाँ कुछ लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, सिविल कपड़े नहीं पहनते और हुकूमत करने का शौक है। ये इस मुल्क के लोगों को समझ आ गई। इस मुल्क के लोगों को समझाने में हम कामयाब हो गए कि यहाँ पे जिनकी जिम्मेदारी होगी, जिनका मैंडेट होगा, जिनको मतलब अवाम इतमाही दानिश काम करेगी, वोट फैसला करेगा। अच्छा और ये मुल्क बना ये सर बिल्कुल ठीक सर, लेकिन आपका मैं आपका माशाल्लाह आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके मार्च का मकसद था अर्ली इलेक्शन। वो किधर लफ्ज कह लेना,
ये मुल्क ना किसी के बाप ने फतह किया ना खरीदा, ये वोट से बना था। फैसला इसका वोट करेगा, इसका फैसला वोट करेगा। ये हम समझाने में कामयाब हो रहे हैं और लोग समझ गए हैं। लिहाजा आज के बाद जिन लोगों को शौक था कि आप कह लें कि कपड़े और तरह के पहन के हुकूमत करना, वो आके सर आके ये कपड़े असल उतार में के पता क्या चीमा साहब, वो ठीक है, हम ये आप तनकीद तो आप भी कर रहे हैं, आपके चाहने वाले भी कर रहे हैं, लेकिन एक जुमला मैं कह दूं सर, ये मुल्क किसी के बाप ने फतह नहीं किया, लेकिन इस मुल्क को जो फतह करना चाहते थे ना, उनको उनका बाप याद दिलाने वाले भी यही लोग थे, और जाने भी इन लोगों ने दी हुई है जब जब इस मुल्क पे हमला हुआ है। एक बात सर, हमारा वो इशू नहीं है, हम वो बात नहीं कर रहे, हम किसी अदारे पे नहीं बात कर रहे। हमें है कि कुछ लोगों को लालच बढ़ जाता है, कुछ लोग खौफजदा हो जाते हैं, कुछ लोगों के मुफादात और हो जाते हैं। हम उन लोगों के सामने खड़े हैं। ये अदारों को ना इसमें लाएं। ये इंडिविजुअल का गेम है, ये इंडिविजुअल्स का इशू है कि आप कह लें कि आपका लालच बढ़ जाए, आपका दिल करे कि जनाब आप तनहा भी लें और आप मतलब हुकूमत भी करें। ये नहीं होता, ये नहीं होता। आपने मैंडेट लेके आए, वोट से फैसला होना है। ये इत्माई दानिश ने फैसला करना है। कोई इस मुल्क में आइंस्टाइन नहीं है। हमारे सर पे सींग नहीं हुए, हम बेवकूफ हैं कि सुबह दोपहर शाम आप साजिशें करें, सुबह दोपहर शाम आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें करें, और फिर आप समझे कि आपका नाम नहीं आएगा कहीं, आपका जिक्र नहीं आएगा, लोग आगे से बोलेंगे नहीं, लोग गूंगे हैं। आप बैठ के नैरेटिव बिल्ड करें और लोग अपनी दे सके, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना। तो ये बात जो है, ये शऊर देने में हम कामयाब हुए हैं। हम इस मुल्क को वाकई हकीकी जमहूरियत जो है, और जमहूरियत के सम्राट समेत जमहूरियत ला रहे हैं। पहले यहाँ की जमहूरियत चंद खानदानों को सर्व कर रही थी, चंद लोगों को सर्व कर रही थी, चंद पोस्टों को सर्व कर रही थी। मशकूर हूं सर, बहुत मशकूर हूं चीमा साहब के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, एक बड़ी अहम खबर आपको देनी है, बहुत कम इस पे बात हो रही है, और ये अगले आइंदा चंद घंटों में बहुत बड़ी खबर बनने जा रही है। वो ये है कि ईरान बहुत जल्द सऊदी अरब पे हमला कर सकता है। आलमी मंजरनामा बदल जाएगा पूरे का पूरा। ईरान हमारा हमसाया है, और अगर ऐसा होता है तो सोचिए पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे, हमें कहां स्टैंड करना पड़ेगा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ औरिया मकबूल जान साहब भी होंगे इस वक्फे के बाद। सियासतदानों पर करप्शन के इल्जामात लगाए गए। वो इल्जामात मुखालिफ सियासतदानों को बताकर जलसों में दोहराए गए। वही इल्जामात सहाफियों को बताकर टेलीविजन पर चलवाए गए, अखबारात में शाया कराए गए। जो इल्जामात लगाने वाले थे वही तहकीकात और फैसलों पर असरअंदाज होने की ताकत भी रखते थे। कभी सियासत में सहूलतकारी की गई, कभी धरनों के लिए आसानियां फराहम की गई, कभी व्हाट्सएप फोन करके तहकीकाती टीम में मर्जी के अफसर शामिल कराए गए। यह खेल रचाकर सियासतदानों की पकड़ियां उछाली गईं। इस तमाम सरगर्मी के वाहिद अकेले बेनिफिशरी इमरान खान थे। उनके मुखालिफ सियासतदान इंतखाबात से पहले बज़ाहिर खुद साख्ता एहतसाब का शिकार हुए, इंतखाबात के दौरान RTS की खराबी का शिकार हुए, और इंतखाबात के बाद इंतकाम का सामना किया। लेकिन आज इमरान खान इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज करप्शन के खिलाफ उनकी कार्रवाइयों में रुकावट थी। पहले इमरान खान ये इल्जाम ढके छुपे अल्फाज में लगाते रहे, लेकिन अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम ले लिया। हालांकि इमरान खान के दौर में उनके सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जिस तरह का एहतसाब हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट की सतह पर भी इसे सियासी इंजीनियरिंग करार दिया गया। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी तो अपने फैसले में नैब के एहतसाब को यकतरफा करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा था कि नैब सियासी तकसीम के एक तरफ स्कैंडल में मुलव्विस लोगों के खिलाफ कार्रवाई से हिचकिचाता है और सियासी तकसीम के दूसरी जानिब लोगों को गिरफ्तार करता है, बगैर किसी सबूत और माकूल जवाज के कई साल तक जेल में डालता है। आसिफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर की जमानत इसलिए मंजूर की गई थी कि नैब प्रोसिक्यूटर अदालत को गिरफ्तारी का जवाज ही नहीं बता सके थे। आगा सिराज दुरानी की जमानत मंजूर करते हुए हसन हाई कोर्ट ने लिखा था, नैब प्रोसिक्यूटर्स ने मुतजाद मौक़िफ़ इख्तियार किया, रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात का कहीं सबूत नजर नहीं आ रहा। शाहिद खान अब्बासी को गैर कानूनी तकर्री में जमानत दी गई तो भी सिंध हाई कोर्ट ने लिखा था कि नैब ने शाहिद खान अब्बासी की जबान बंद करने के लिए उन पर सियासी दबाव डाला। यहां तक कि खुद इमरान खान के साथी रहने वाले अलीम खान ने भी यह इल्जाम लगाया कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाना था तो नैब की जानिब से अलीम खान को बुलावा आ गया ताकि वो इस दौड़ से निकल जाए।
अलीम खान के इस बयान से भी वाज़ेह होता है कि नैब इमरान खान के अहकामात पर चल रहा था। जब नैब उस्मान बुज़दार की वजारत आला में रुकावट बनने वाले अलीम खान को तलब कर रहा था तब एहतसाब ठीक था। जब नैब शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और दीगर पर केस बना रहा था, इन्हें गिरफ्तार कर रहा था, तब एहतसाब ठीक था। और इस वक्त तो इमरान खान के मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि नैब तो इमरान खान के अहकामात पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है, जबकि आज इमरान खान कहते हैं कि नैब कभी उनके कंट्रोल में तो रहा ही नहीं। उस वक्त इमरान खान एक पेज के गीत गा रहे थे, आर्मी चीफ की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब बेजान केस अदालतों में चल न सके तो आज वही इमरान खान संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। हालांकि इमरान खान का बयानिया बनाने वाले सहाफी भी आज बरमला ये तस्लीम कर रहे हैं कि करप्शन इल्जामात ट्रैश थे, लेकिन तब इन्हें बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस सब के बावजूद इमरान खान आज भी अपने चाहने वालों को यही बता रहे हैं कि उनके मुखालिफ सियासतदान करप्ट हैं और इन करप्ट सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई फौज ने नहीं होने दी, फौज के सरबराह ने नहीं होने दी। कमजोर केस अदालत में साबित ना हो सके और मुल्जिम सियासतदान छूट जाए तो भी इमरान खान इसको एनआरओ करार देते। इमरान खान ने अपनी मकबूलियत का सहारा लेकर सियासी मंजरनामे को गदला कर दिया है। वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा बन चुके हैं, एक के बाद दूसरा ज़िमनी इंतखाब जीत रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपना बयानिया फैला रहे हैं, नौजवान उनसे मुतासिर हैं और उनकी बात तस्लीम कर रहे हैं। अब आगे का रास्ता क्या है, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। इमरान खान की नजर में एस्टैब्लिशमेंट गद्दार है, मीर जाफर है, मीर सादक है, इस करप्ट निजाम की मुहाफिज है। इमरान खान की नजर में उनके अलावा सब सियासतदान करप्ट हैं, सिर्फ उनके हामी सहाफी सच्चे हैं और इनकलाबी हैं, बाकी सब लिफाफी हैं। इस सूरत हाल में आगे बढ़ने का रास्ता कैसे निकलेगा, बात करेंगे। हमारे साथ हैं औरिया मकबूल जान साहब। औरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त। सर, ये आगे कैसे बढ़ा जाएगा? हर किसी को तो इमरान खान ने बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया, सिर्फ वही सच्चे हैं, सिर्फ वही साफ हैं, शफाफ हैं। देखिए, इसमें इमरान खान का कमाल नहीं है, इसमें कमाल है उन 75 सालों के तजर्बे का। और उस 75 सालों में इस वक्त स्टेटस को और एंटी स्टेटस को की जंग है मुकम्मल तौर पे खुल के सामने आ गई। लोगों ने देखा कि ये सारे के सारे लीडरशिप जो है ये पार्टियों, कभी इस पार्टी से इस पार्टी में, इस पार्टी से इस पार्टी में चले जाती है और फिर सारी लीडरशिप के सर के ऊपर हाथ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट रखती है। फिर उन्होंने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से किसको किस वक्त और कैसे बचा लेती है। नवाज शरीफ के ट्रक बांधते होते हैं, सामान बांधते होते हैं और मुशर्रफ जो है मुंह लटकाए बैठा होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो सऊदी अरब वाले ले गए मुझसे। ठीक, कियानी साहब जो है वहाँ बैठे होते हैं, वहाँ जाके एग्रीमेंट कर रहे होते हैं बेनज़ीर के साथ, हालांकि मिसाके जमहूरियत साइन हो रही होती थी और सारे का सारा एनआरओ जो है वो दे दिया जाता है। अल्ताफ हुसैन और उनके सारे हवारियों की जरूरत पड़ती है, वो पूरे के पूरे कत्ल, वो पूरे के पूरी दहशतगर्दी, वो पूरे के पूरे आग लगाना, वो सब हो जाते हैं। असल मसला पता है क्या, दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं इमरान खान के बनने के। इमरान खान की जगह कोई और होता तब भी वो बहुत बड़ा लीडर हो जाता अगर वो एक स्टैंड ले। एक सबसे बड़ी पहली बात यह है कि पाकिस्तान के जो शेयर है यूथ का वो 60% के करीब हो चुका है, 35%, 63%। ये 63% में हर रोज 15,000 नए वोटर ऐड होते हैं। 15,000 18 साल की उम्र से ऊपर चले जाते हैं। और ये आप देखें, ये 15,000 वोटर कब से ऐड होने शुरू हुए हैं? 2018 से आप लगा लें। ये तादाद कोई छोटी तादाद नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ आपका जो मीडिया है वो एक ज़माने में बहुत कमाल लगता था कि वो जी मुशर्रफ ने आज़ादी दे दी, ये 12 चैनल आ गए, 13 चैनल आ गए। और लोगों ने उन चैनल्स के बारे में भी, उससे लोग जो है बेजार हो चुके हैं। वो कहते हैं ये फलां की बोली बोलता है, ये फलां की बोली बोलता है, ये फलां से पैसे लेता है, ये एंकर फलां का आदमी है, ये एंकर फलां का आदमी है। लोगों ने ये मोबाइल उठाया और लोगों ने कहा ये देखें, 19.5 करोड़ इस वक्त मोबाइल हैं, 19.5 करोड़, जिनमें से 14 करोड़ 60 लाख जो हैं वो स्मार्टफोन है। ठीक, वो स्मार्टफोन वो हैं कि जिससे लोग अपनी राय कायम करते हैं। एक आम आदमी को पता है, एक देहाती को पता है कि ट्रांसजेंडर बिल क्या हो गया। और आप मुझे कल मैं बारूम में था और बारूम में ट्रांसजेंडर बिल पे बात कर रहा था। वो लोग कहते थे, हम गाँव जाते थे, वो कहते हैं तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने मर्द की शादी जो है लोग कर, कहाँ से पता चला? इन सारी, ये ऐसा इनकलाब है कि मैं कहता हूँ इमरान खान की जगह अगर कोई और भी लेता। पीडीएम क्यों दीवार में चली गई है? पीडीएम अभी तक उसने रुमास में थी कि अगर हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट होगी तो हम
की सत्ते खैरान है, क्योंकि हमें एस्टेब्लिशमेंट जिता भी देगी। और वो कहा भी जाता है, वो कहते भी यही हैं कि हमसे वादा किया जाता था कि इमरान खान तो नो वे, इमरान खान को हम खुद देख लेंगे, इमरान खान को खुद। यही वजह हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा खुल के उनको सामने आना पड़ा और अपना चेहरा दिखाना पड़ा। इससे इतनी बड़ी गलती उन्होंने की कि आप वो जो बंद गली जिसको कहते हैं, उस बंद गली के आखिर में एस्टेब्लिशमेंट खुद खड़ी हो गई। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि यही एस्टेब्लिशमेंट जब इमरान खान की हर बात पे लब्बैक कह रही थी, वो जैसा भी एहतसाब कर रहे थे, वो जिसका मर्जी चाहते थे एहतसाब करते थे। नैब उन्होंने अपने शिकंजे में की हुई थी, इदारे उनके शिकंजे में थे, एस्टेब्लिशमेंट उनकी बात मान रही थी। वो जिसे कहते हैं कि वो बेबी को फीडर पे लाया जाए, वो पिलाया जाए, तब तक सब ठीक था सर। अब वो बेबी से फीडर छीन लिया गया, तो अब बेबी अगर रो रहा है तो ये भी तो गलत है ना सर। और उनको गलत कह रहा है कि आप गलत हैं। यही बात जो आज इमरान खान कह रहा है, ये कल नवाज शरीफ कहता था कि मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की है, और आज इनके साथ हुआ सिर्फ यह है कि इन पर से हाथ उठा लिया गया है। यानी पहले पकड़ पकड़ के लोग असेंबली में लाके बिल पास कराए जाते थे, अब नहीं कराए जा रहे, और अब ये इनकी मिन्नतें भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं कि आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट 1958 से लेके अब तक कभी भी करप्शन खत्म करने में मुखलस नहीं रही। अयूब खान ने जो एंटी करप्शन केसेस बनाए थे ना, वो ऑपरेशन एब्डो के तहत बने थे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक बंदा जो उनके यहाँ खरीदा जाता रहा, अयूब खान के साथ आता रहा। भुट्टो ने, आप अंदाजा करें कि 1400 के करीब सरकारी अफसरान को निकाला था। उससे पहले याहिया खान ने 303 को निकाला था। जब उसके बाद ज़ियाउल हक आया तो उनमें से अक्सरियत वापस आ गई, अक्सरियत आके बैठ गई। और ज़ियाउल हक जो था वो खुद हो सकता है करप्ट होना हो, लेकिन करप्शन को बहुत पसंद करता था। उसको जब पता चलता था ना कि फलां आदमी ने इतना माल बनाया, तो वो खुश होता था, बहुत खुश कि ये बहुत अच्छी बात है, ये प्लायबल है, ये हमारे काबू में आ जाएगा। आप मुझे बताइए, 2001 में, जब 1999 में जब मुशर्रफ ने इसका इत्साब ब्यूरो लिया, उसका सैफुर रहमान वाला, तो जनरल अमजद को लगाया था। जनरल अमजद ने 3 महीने क्रॉस द बोर्ड इत्साब करने की कोशिश की। कौन कूदा बीच में? एस्टैब्लिशमेंट कूदी। उन्होंने हर बंदे की फाइलें बनाई, और उससे उस फाइलों की बुनियाद के ऊपर काफ लीग बनी। और उस काफ लीग ने फिर क्या किया? उस काफ लीग ने वजीर आजम बनाया जफरुल्लाह जमाली को। फिर जफरुल्लाह जमाली इनको पसंद नहीं आया, उनका ये सूरत हाल है, फना है, ये है। तो फिर उन्होंने बीच में चौधरी शुजात को लाके फिर शौकत अजीज को लेके आए, और उसके बाद उन्होंने अपने सारे क्रोनीज को ये, और उसके अंदर आपने वो नैब के चेयरमैन लगाए कि जो प्लायबल थे, वो नैब के। ये तो फौजी हुकूमतों में हुआ, इमरान खान की हुकूमत में फौजी हुकूमत। उसके बाद आ जाए, उसके बाद भी जब आपकी सूरत हाल बनी आपने, तो आपने उसको खुद कंट्रोल। अब इमरान खान के बारे में आप मुझे बताएं। पाकिस्तान में बच्चा जानता है कि इस नवाज शरीफ के केस के अंदर नवाज शरीफ को पकड़ने की हद तक उसके साथ थे, लेकिन नवाज शरीफ को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में उसके साथ नहीं थे। आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये समझते हैं कि हमजा शहबाज को जिस वक्त तो पकड़ने गए थे जी, तो हमजा शहबाज के को आप तो एक वकील बोलता है कि कैसे फोन आया था कि वापस आ जाओ, और कैसे फोन आया था कि फौरन अदालत लगाओ और उसकी बेल करो। कौन था जो जिसने क्या इमरान खान ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा? मैं वही कह रहा हूं, नवाज शरीफ को इमरान खान ने बाहर भेजा? नहीं भेजा ना, नहीं भेजा। ठीक है ना। आप मुझे क्या अगर इमरान खान जुडिशरी पे इतना स्ट्रांग होल्ड, क्या इमरान खान जुडिशरी को फोन कर सकता था? नहीं कर सकता। नहीं सर, देखिए, जुडिशरी को ये यकीन दिलाया इनके वुज़रा ने, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हाय नवाज शरीफ बड़ा बीमार है, हाय उन्हें नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ। नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते थे। जुडिशरी ने कानून की किताबें नहीं पढ़ी हुई सर, वो तो नहीं पड़ी हुई, बोर्ड से रिपोर्ट मांगेंगे, नहीं, बोर्ड कह रहा है नवाज शरीफ नहीं बचता, नहीं, क्या कहां लिखा है कि एक आदमी कैदी बचना हो रहा हो तो उसको कैदी को जो है लंदन भेज दिया जाए? दुनिया किस कानून में लिखा है? दुनिया के किसी कानून के अंदर एक कन्विक्टेड प्रिजनर जो है, इंटरनेशनल चार्टर ये कहता है कि तुम क्रॉमवेल अस्पताल उठा के कोर्ट लखपत जेल लेके आ सकते हो, लेकिन जेल का कैदी क्रॉमवेल नहीं जा सकता। आप देखें कोर्ट ने किया क्या? कोर्ट ने अपना वो कैदी वहां भेजा जहां उसकी कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, जहां उसको हुक्म ही नहीं चलता था, जहां उनका हरकारे नहीं जा सकता था। ये आप तो किसने कह दिया था? ये आप यहां पे इतना इस हद तक आप कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा दें? नहीं, कोर्ट इज पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, सामने कोर्ट इज पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मान लिया सर, कोर्ट के सामने ये मिन्नतें करने वाली कौन थे सर? ये बंदा बीमार है, इसको ले जाओ। मैं बता, मसला ये है, वो यही बात हुई। होता क्या है, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 40 साल से उन्होंने अपने बंदे जो हैं वो भर्ती किए हुए हैं, और वो बंदे, फैसल वाडा कौन है? कैसे अचानक उसका कार्ड चलाया गया? क्या वो इमरान खान का आदमी? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा था। इस तरह नून लीग के अंदर कौन? ये जो लोग 34 बंदे जो निकले थे, जिन्होंने फॉरवर्ड ग्रुप बनाया था, ये कौन थे?
पहले मैं आपको बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 17 मई को शिकस्त हुई है जब इमरान खान की वो सीटें जो हैं वो हारा है, क्योंकि वो सीटें थी जो एस्टैब्लिशमेंट की पक्की सीटें थी। नवानी कभी नहीं हारता था, नंदग्याल कभी नहीं हारता था, ये वो सीटें तोहफे में दिया करते थे पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती थी, नून लीग को, नून लीग की हुकूमत बन जाती थी। एस्टैब्लिशमेंट के पांव तले से जमीन निकल चुकी है इस वक्त। वजह क्या है? इमरान खान का कमाल नहीं है, इनके अपने अमाल इनके सामने आ रहे हैं, इनके चेहरे अपने सामने। आप मुझे ये बताइए कि लोग नहीं जानते कि नवाज शरीफ के ज़माने में वो नौकरियां कैसे लेते थे, जरदारी के ज़माने में वो नौकरियां कैसे लेते थे। लोग नहीं जानते मौलाना फजल रहमान के उलमा जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जब वजीर बनते हैं तो क्या कुछ करते हैं। ये लोगों का तजर्बा है, लोगों का एक इज्तिमाई लाशऊर है, एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। मैं आपको बताऊं, आज इमरान खान को हटा देंगे, कोई और बंदा उसकी जगह लीडरशिप में ले जाएगा जो गुमनाम होगा, जो हो सकता है कोई एंकर पर्सन ही क्यों ना हो, आ जाएगा। आज उसको हटाएंगे, आपको इस बंद गली में आप अवाम के साथ समझौता करना पड़ेगा। लेकिन और ये साहब एक खास किस्म की नरगसियत का शिकार नहीं है खान साहब भी, मतलब उनके अलावा सब करप्ट है, एस्टैब्लिशमेंट करप्ट है, सियासतदान बाकी सारे गंदे हैं, ब्यूरोक्रेट जो उनकी बात माने सिर्फ वो ठीक है, यहाँ तक कि सहाफ़ी भी जो सिर्फ उनकी बात। आप ये देखिए कि उन्हीं सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिए जाते हैं जो पहले से ही मकबूल इस बात पे है कि वो इमरान खान के गीत गाते हैं, कसीदे पढ़ते हैं। आज तक उन्होंने, मुझे नहीं याद कितने सालों में किसी न्यूट्रल सहाफ़ी को या जो उनके मुखालिफ हो किसी को इंटरव्यू भी दिया हो। तो इस नरगसियत से भी तो खान साहब को बाहर आना होगा ना। पहले बात यह है कि लीडर जो है तो होता ही नरगसियत का शिकार है। अगर लीडर नरगसियत का शिकार ना हो तो वो लीडर बन ही नहीं सकता, खा वो चर्चिल हो, खा वो निक्सन हो, खा वो इवन आप खुद सोचें कि कायद आज़म जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद को ऐसे शोबाए लिखा करते थे। उसके बाद लीडर के अंदर नरगसियत क्यों ना आए? आप मुझे बताएं, इतना बड़ा क्राउड उससे मोहब्बत कर रहा है, उसकी उंगली के इशारे पे चलता है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा टेस्ट आया था जो मैंने पाकिस्तान में किसी लीडर को ये टेस्ट देते हुए देखा। वो टेस्ट ये था कि जब उसके खिलाफ फैसला आया नाअहली का तो लोग बाहर निकल आए। रात को 12 बजे उसने कहा वापस चले जाओ। लोगों को वापस भेजना आसान काम नहीं होता, जब वो निकल आए तो वो खुद निकले, वापस इसने भेजा। ये ऐसा मकाम है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप इस वक्त कहां पर हैं। यूज ऑफ फोर्स देखें, दो चीजों का मिलाप पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, दो एक्सपीरियंस का। एक इरानियन रेवोल्यूशन का, इरानियन रेवोल्यूशन के अंदर भी इसी तरह पीसफुल मूवमेंट थी, तोदा पार्टी थी, तोदा पार्टी कम्युनिस्ट थे, सारे इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद इमाम खुमैनी थे, उनकी रिलीजियस पार्टी थी ये। और तैयब उर्दगान का ये था कि कम से कम 100 साल की फौज की डिक्टेटरशिप थी, सेकुलर डिक्टेटरशिप, जिसके खिलाफ एक स्मूथ मूवमेंट चल रही थी। अब हो क्या रहा था, वहां पर भी नाकाम हो गई थी, यहां भी नाकाम हो गई थी। ये दोनों का मिक्सचर जो है कहीं ना कहीं बन जाएगा। एक गोली भी अगर किसी ने चलाई, एक भी आंसू गैस का शेल अगर किसी ने फेंका, आप आसानी से, इमरान खान 20 लाख बंदे भी लेके जाएगा ना, तो आप आसानी से उनको कंट्रोल कर सकते हैं, 20-25 हज़ार बंदे, ठीक है, लोगों से। लेकिन जैसे ही वो लोग वापस पहुंचेंगे, कोई पन्नू आकल पहुंचेगा, कोई चकवाल पहुंचेगा, कोई कोहाट पहुंचेगा, आप सोच सकते हैं वो क्या करेगा और वो क्या आग लगाएगा, वो किस किस्म की सूरत-हाल बिल्ड करेगा। और जो हालात बन चुके हैं, दोनों सूरत-हाल आपको आज सोचना पड़ेगा। आपको एक मुकम्मल तौर पे एक तय करना पड़ेगा कि हम इस वक्त बगैर किसी लागिले बेटी के, अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल होगी, सुप्रीम कोर्ट गंदी होगी। पॉपुलैरिटी का मामला ये होता है, कई दफा कहा है, गुज़श्ता 6 महीने से कह रहा हूं कि पॉपुलैरिटी में जो पॉपुलर लीडरशिप हो जाता है ना, उसकी नेगेटिव चीज भी उसके हक में चले जाती है। रूसो जो था बड़ा पॉपुलर लीडर था उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उसने खुद किताब लिख दी अपने खिलाफ, अपनी खराबियां बताई, अपनी गलासतें बताई। लोग कहते थे ये किताब उसने लिखी नहीं, ये किताब तो उसने लिखी है अपना चिंग लुई ने और छापी है। यकीन नहीं करते लोग, ये होती है सूरत। ठीक है, और साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यहां पर एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद तौहीन अदालत केस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे एक और अहम खबर है, वो ये है कि ईरान अगले 48 घंटे में सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। कैसे, इस वक्फे के बाद।
नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को खबरदार करते हुए कहा है कि 25 मई को पीटीआई ने अदालती हुक्म का गलत इस्तेमाल किया। तौहीन अदालत का नोटिस होना चाहिए, लेकिन वजाहत का मौका दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई 5 नवंबर तक अपने दस्तखत के साथ तफसीली जवाब जमा कराएं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए। आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने किसी भी यकीन दहानी से लाइल्मी का इजहार किया है, जबकि उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी। उन्होंने कहा कि फैसल चौधरी के मुताबिक उनका इमरान खान से राब्ता नहीं हो सका था, इसलिए असद उमर से हिदायत ली गई थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को नहीं बताया गया था कि हिदायत किससे ली गई। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर किसी से बात नहीं हुई थी तो अदालत को क्यों नहीं बताया गया, इस बात की वजाहत तो देना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2 वकिला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। बाबर अवान और फैसल चौधरी पर कभी नहीं कहा कि उनको हिदायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इमरान खान को अदालती हुक्म का कैसे इल्म हुआ। उन्होंने कहा कि पीटीआई की आला क़यादत का आगाज इमरान खान से होता है। एहसन बून ने अदालत को बताया कि फैसल चौधरी ने अदालती हिदायत पर बाबर अवान से राब्ता किया था। उन्होंने बताया कि अटक में इमरान खान के पास जाना मुमकिन नहीं था। अदालत ने हुकूमत को वकिला की इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म दिया, लेकिन हुकूमत ने वकिला की इमरान खान से मुलाकात का बंदोबस्त नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वकिला का राब्ता नहीं हुआ तो यकीन दहानी किसकी तरफ से कराई गई। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या वकिला की किसी सीनियर लीडरशिप से बात नहीं हुई थी और क्या टेलीफोनिक राब्ता भी नहीं किया गया। फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि इमरान खान सफर में हो तो जैमर साथ होते हैं। उनका कहना था कि असद उमर के साथ मेरा राब्ता हुआ और इन्हें आगाह किया। चीफ जस्टिस ने फैसल चौधरी से इस्तफसार किया कि जब जैमर्स थे तो असद उमर से राब्ता कैसे हुआ। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अदालत ने पीटीआई क़यादत और कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। उन्होंने कहा था कि 25 मई को पीटीआई ने अदालत को हुक्म का गलत इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब हैं। तो साहब, बड़ा उलझाव है सर, आज सवालात पूछे गए हैं ऑनरेबल जस्टिस साहब की तरफ से। सर, ये सिर्फ राब्ते का फुकदान नजर आ रहा है? राब्ते का ही फुकदान है, लेकिन मुझे तो पता नहीं है वैसे फ्रैंकली कि क्यों अदालत के 5 जजेस जो है वो 25 मई के ऊपर लेके बैठे हैं। उसकी क्या अहमियत है? वो तो खत्म हो चुका है मामला, उसमें अब क्या, उसमें और क्या हमने करना है। मतलब हुक्म अदूली का एक मामला है कि उनका हुक्म नहीं माना गया और फिर आप उस जगह पे चले गए, फिर वहां पे जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है जहां नहीं जाना चाहिए था। इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात है? हुक्म अदूली क्या, बस जज साहबान ने कहा था कि उधर नहीं जाएंगे, तो जब इमरान खान को पता चला उन्होंने कहा नहीं जाते। इसमें कौन सी इतनी बड़ी, इतना ज्यादा टाइम लगाने वाली तो मुझे नहीं समझ आई कि क्या बात। अच्छा, तो इमरान खान का सर मुमकिन जवाब यही होगा जो आप फरमा रहे हैं? अब पता नहीं उनको क्या जवाब होगा, तो सलमान अकरम राजा उनके वकील है, लेकिन मेरा तो जाती ख्याल में ये 25 मई वो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, कोर्ट के अहकामात पे अमल हो गया था। अब पता नहीं और इसमें से क्या निकालना। अच्छा, आप माशाल्लाह आप भी बहुत बड़े वकील हैं सर। आप होते हैं वकील, या आप मशवरा क्या देते हैं सर, क्या जवाब होना चाहिए? मैं तो यही मशवरा देता है कि सर आप बड़े इंपॉर्टेंट केसेस पड़े हुए हैं। आलम सवाती के ऊपर टॉर्चर हुआ है, अरशद शरीफ ने आपको जो खत लिखा था उस पर नोटिस नहीं हुआ, आज उनकी वालदा ने आपको खत लिखा है। पाकिस्तान में अमली तौर के ऊपर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुए हैं। ये मामला जो हैं वो शहबाज गिल को नंगा करके मारा गया है। आजम सवाती का से 75 साल के सेनेटर को जो है वो बरहना किया गया है। ये मामलात आपके फौरी तवज्जो के मुतकाज़ी, उनके ऊपर जो है ये बेंच बैठे और देखे कि किन के अहकामात, कौन है जो ये करवा रहा है और किन के अहकामात के ऊपर ये जुल्म और जातियां जो है वो हो रही। ठीक, अच्छा, लेकिन चौधरी साहब वो जो उस दिन इस्लामाबाद में आग लगी थी, दरख्तों को आग लगी, तोड़ फोड़ हुई, बार धाड़ हुई, आपके भी लोग जख्मी उसमें हुए, सवाए अगर ये जो राना सनाउल्लाह बैठा हुआ है, अगर ये ना करता, अगर ये ना लोगों को इस तरह से बेइज्जत करते, उस दिन एक्चुअली तो 4200 रेड्स डाले गए, औरतों बच्चों को उठाया गया, 11-11 साल के बच्चों को उठा के जेल में इन्होंने डाला। वो ह्यूमन राइट्स का नोटिस लेने की जरूरत है। ये जरूरत नहीं है कि अपना जहाँ अपना फलाने जगह से आगे थे या पीछे चले गए। और सर वो तो अभी भी कह रहे हैं जी, वो उनको राना सलाम ने कहा आजा बालमा तेरा इंतजार है, वो तो अभी भी तैयार बैठे हैं। फिर आप भी असला लेके जा रहे हैं, अगर वो असला निकालेंगे तो फिर आप भी रिटेलिएट करेंगे सर? कौन असला लेके जा रहा है सर? वो बंगर साहब ने भी कहा असला लेके जा रहे हैं, वो फिर उनकी भी ऑडियो लीक हो गई, गंडापुर साहब की भी। कौन कह रहा है? गंडापुर की कोई ऑडियो नहीं है ना ही। गंडापुर जो है वो तो उसके ऊपर उसका भाई खुद के हमले में शहीद हुआ है, खुद उस पर 3 हमले हो चुके हैं।
या तो राना सनाउल्लाह उसकी सिक्योरिटी इंश्योर कर सके ना, तो वो नहीं है। अब कभी लाइसेंस्ड वेपन से भी जो है वो किसी ने फंसा दिया, उसके बाद लाइसेंस्ड वेपन है और वो अली अमीन जो है वो उसको दो पठान आपस में, मैंने तो पहली बार ही देखा है कि दो पठान आपस में फोन पे बात कर रहे थे और बात उर्दू में कर रहे थे कि राना साहब को जरूर समझ आ जाए। अच्छा नहीं, चले मान लिया सर वो झूठ हो गया, वो सूबाई वजीर है पंकज साहब, उन्होंने भी कहा जी लाइसेंसी असला तो हम लेकर आएंगे साथ अपने। वो तो जो देखिए लाइसेंसी असला अपना आना चाहे तो ले आएगा, उसमें क्या लाइसेंसी असला से क्या होता है। और इसलिए कि हमारे अगर आप अपने टीवी से पूछें जो लोग ये मार्च कवर कर रहे हैं, आप उनसे पूछें कि क्राउड क्या है। जो इस वक्त मेजर क्राउड है वो तो औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ये क्राउड है। मिडिल क्लास की पार्टी है, सारी मुतवसत तबके की पार्टी है, उसका प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में लोग उसमें शरीक हैं। एक्चुअली इनकी टांगें कांपी हुई हैं जिस तरह की हमकाना बातें करें। अच्छा साहब एक और बात बताइएगा, ये अब इसको स्लो क्यों कर दिया मार्च आपने अपना, हालांकि आपने तो 5 तारीख तो पहुंच जाना था वहां तक, इसको मजीद लिंगर ऑन क्यों किया गया सर? दो वजूहात है जी। एक वजह तो यह है कि जो जुलूस में बहुत ज्यादा हजारों लोग जो हैं वो पैदल वॉक करते हैं साल, तो आपकी जो रफ्तार है वो एक उतनी है जितनी आप वॉक कर सकते हैं। अगर रोज आप 8 से 10 किलोमीटर से ज्यादा जो है वो तय नहीं कर सकते। और दूसरी वजह यह है कि देखिए हम अपनी मर्जी से पहुंचेंगे सामान, हम क्यों हुकूमत की मर्जी से पहुंचे। नहीं, लोग फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना सर, फिर क्योंकि आपके साथ जो लाहौर से निकले हुए हैं। एग्जॉस्ट हो ही नहीं रहे, कोई भी नहीं। जो लाहौर से निकला है वो लाहौर से वापस चला गया, जो गुजरावाला से निकला है वो गुजरावाला से वापस चला गया। अब जो वजीराबाद से कल आएगा वो वजीराबाद में रुक जाएगा। फिर हम कर ही इस तरह है, सिर्फ लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन हो रही है, बाहर से तो लोग आई नहीं। अच्छा चौधरी साहब एक और बात, ये जो खान साहब ने कहा कि 10 माह तक ये तहरीक चलेगी, तो सर क्या ये 10 माह तक, मतलब आप 10 माह तक तो वैसे ही इलेक्शन आ जाएंगे, क्या आपके मुतालबे पे अमल नहीं हो रहा तो इसलिए आप इसको लिंगर ऑन कर दिया, चलो इसको फिर ऐसा ऐसा लगे रहते हैं इस पर? नहीं, वो तो ये सवाल हुआ था ना कि जी अगर आपने ये परसों खत्म नहीं होती है हुकूमत तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा मैं 10 माह तक तहरीक चला सकता हूँ, मेरा तो स्टेमिना है। और जो ये लोग हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद भी शायद इंशाल्लाह हमारे पहुंचने की नौबत ना आए, देखते हैं। अच्छा तो सर इसमें मतलब लेकिन कहीं ना कहीं कोई किसी ने बैकडोर आपसे राब्ता किया? तो नवाज शरीफ का एक ट्वीट मैंने पढ़ के सुनाया था, वो कहते हैं जी इन 2000 लोगों को पहुंचने नहीं देना, ना इनको कोई फेस सेविंग देनी है ना फेस एग्जिट देना है। वो तो कहते हैं जी इनको आप जो है वो हर तरह से रोक के रखें। तो पूछे ना कि बाप बेटी की टांगें क्यों कांप रही हैं? रेवन पीस अपार्टमेंट से मूव करें पाकिस्तान की तरफ। अगर 2000 आदमी है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ये लोग वहाँ चुपकी क्यों बैठे हुए हैं? उनके भाई की हुकूमत है, उन्हें अपने भाई की हुकूमत पर एतमाद नहीं है। शहबाज शरीफ के बच्चों को अपने वालिद की हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, उनको लग रहा है किसी वक्त भी चली जाएगी। वो सारे लोग लंदन से वापस आने को तैयार नहीं है, वहाँ पे अपने जो पैसे यहाँ से लूट के लेके गए हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि उनके अपने एतमाद की हालत जो है वो इस पर ही है। दूसरी बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब का या इनका जो भी मामला है वो इनके बस में है ही नहीं इलेक्शन कराना या ना कराना। जिन्होंने करवाने हैं उनसे बातचीत हुई है। अच्छा, उनमें एक ओपिनियन है कि जो है वो अपने आप वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अब बाकी कैसे कराने हैं वो तय कर लेंगे। सर ये जो खान साहब इमरान खान साहब छोड़ के गए थे कुछ घंटे के लिए कंटेनर, ये वही मुलाकात करने गए थे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है? खान साहब की किसी से मुलाकात है ना ही वो करेंगे। आरफ अलवी साहब को हमने मैंडेट दिया हुआ है। अच्छा। आरफ अलवी साहब जो है वो चीजें नहीं। तो सर अलवी साहब को कि यकीन दहानी कराई गई है कि हाँ इस पे गौर हो सकता है आपके इस मुतालबे पे, ये यकीन दहानी उन हलकों की तरफ से हो गई है सर? नहीं, अगर हो जाता तो देख लेते हैं ना आगे कैसे प्रैक्टिकली पड़ता है। बट एटलीस्ट वो एटलीस्ट दे आर देयर टू लिसन, दे आर लिसनिंग एटलीस्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दे आर लिसनिंग, दे नो आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हम अपने इलेक्शन का चल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मैं इंतहाई मशहूर हूँ सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, सऊदी अरब ने इस खदशे का इजहार किया है कि ईरान इस पर हमला कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह खदशा सऊदी अरब के हुकाम ने अमरीकी हुकाम के साथ शेयर किया।
कहा जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त सऊदी अरब में कई मकामात पर हमला कर सकता है। यह खबर सामने आते ही खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। सऊदी हुकाम का यह भी कहना है कि ईरान इराक के शहर अरबिल पर भी हमला कर सकता है जहां अमरीकी फौजी मौजूद हैं। ईरान ये इल्जाम लगाता है कि उसके यहां होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में सऊदी अरब का हाथ है। अक्टूबर में ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर ने यह धमकी भी दी थी कि सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता मीडिया चैनल्स पर ईरानी मुजाहिरों की कवरेज कम की जाए। मेजर जनरल हसन सलामी ने कहा था कि सऊदी अरब हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहा है, इसे हमारी आखिरी वार्निंग समझा जाए। सऊदी हुकाम के मुताबिक ईरान अपने यहां होने वाले मुजाहिरों से तवज्जो हटाने के लिए 48 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरब पर हमला आवर हो सकता है। अमेरिका ने इस अज़्म का इज़हार किया है कि वो सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता में मौजूद इत्तेहादियों की हर सूरत हिफाजत करेगा। प्रोग्राम यहां पर खत्म हो जाता है। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।